Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस ऑडिट पॉडकास्ट। और आज जो है हम लोग बात करेंगे आपसे किस बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिट रिस्क के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है, प्रोफेशनल्स को ये बात समझ नहीं आती है कि ऑडिट रिस्क क्या है और कैसे काम करता है। राइट, तो आप लोगों ने बहुत 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 ध्यान से इस वाली क्लिप को सुनना है, इस वाले एपिसोड को सुनना है। ऑडिट रिस्क अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ऑडिट रिस्क बेसिकली इज द रिस्क दैट ऑडिटर विल गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है और हमने बोल दिया क्लीन ओपिनियन। ओके, दिस इज ऑडिट रिस्क। ओके, अब ऑडिट रिस्क ऑडिट में हमेशा रहता है, हमेशा। और बात अगर मैं करूं आपसे ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो दो मेजर कंपोनेंट हैं, रोमम और डिटेक्शन रिस्क। रोमम बोले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अगर मैं रोमम को फर्दर डिवाइड करूं तो रोमम के अंदर जो है वो दो चीजें निकलती हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। राइट, तो कुल मिला के ऑडिट रिस्क के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, IR, CR, DR, इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन। ओके, अगर IR CR को मैं कंबाइन कर देता हूं तो उसे हम बोलते हैं क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो आपके ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक MCQ ट्रू फॉल्स बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि ऑडिट रिस्क के अंदर क्या चीज जो है वो नहीं आती है, क्या चीज जो है वो नहीं आती है। राइट, इस बात को जो है आपने ध्यान रखना है। तो हमने बोला था कि ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ओके, इसका उल्टा सोचिए, इसका उल्टा सोचिए, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड और ऑडिटर डिफरेंट ओपिनियन दे दे, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में समझाया था। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे, ये ऑडिट रिस्क नहीं, ये ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ऑडिट रिस्क, हम ऑडिटर के बिजनेस रिस्क को भी ऑडिट रिस्क बोलते हैं क्या? आंसर इज नो। फिर से सुनिएगा, क्या हम ऑडिटर के बिजनेस रिस्क को भी ऑडिट रिस्क बोलते हैं? आंसर इज नो। ऑडिटर का बिजनेस रिस्क क्या, यानी ऑडिट फर्म के फेल हो जाने के चांसेस को क्या हम ऑडिट रिस्क बोलते हैं? आंसर इज नो। ये आपसे ट्रू फॉल्स MCQ में, केस स्टडी में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में हम लोग बार बार देखते हैं कि रोमम को जो है वो एड्रेस किया गया है। ऑडिट रिस्क में से जो चीज़ अगर मैं बात करूं तो सर उन्होंने सेपरेटली IR CR को बार बार एड्रेस नहीं किया, उन्होंने रोमम 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 इस चीज़ को जो है बार बार बुलाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि रोमम इज नथिंग, रोम इज पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। रोमम कंटेन्स और रोमम कंसिस्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। आई होप आपको इतनी बात जो है वो प्यार से बिल्कुल समझ आ चुकी है। क्विकली रिवाइज करा देता हूं, बहुत क्विकली। So auditor will give an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. This is the audit risk. It can be divided into two parts, ROMM and DR. DR बोले तो detection risk. ROMM can be further divided into IR and CR. And hence we can say that entire audit risk is equal to IR, CR and what? DR. Okay? अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता है। When financial statements are not materially misstated, an auditor will give an inappropriate opinion. This situation is not covered under the definition of audit risk. And auditor का business risk भी इसके अंदर कवर जो है वो नहीं आता है, नहीं होता है। एसेस हमेशा रोमम को बुलाते हैं, वो IR CR को अलग अलग एड्रेस नहीं करते हैं, हमेशा रोमम के थ्रू जो है वो एड्रेस करते हैं। अब जो मैं बोलने वाला हूँ, दैट लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर दी एंटिटीज रिस्क, यानी IR CR किसका रिस्क है? एंटिटी का रिस्क है। ऑडिटर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ उसे एसेस करता है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑडिट हो या ना हो भाई, IR CR तो होगा ही होगा। और DR जो है वो ऑडिटर का रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क जो है वो ऑडिटर का रिस्क है। ऑडिटर DR को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऑडिटर IR और CR को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, कई बार स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं, कई बार प्रोफेशनल्स को भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रोमम क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है क्या। सो इट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर मटेरियली इनकरेक्ट बिफोर द ऑडिट इज परफॉर्म्ड।
right? Before the audit is performed, always remember romum exists independently of the audit of financial statement. ये आपसे मैं ट्रू फॉल्स में पूछ लूंगा, ध्यान रखिएगा आगे. romum exists independently of the audit of financial statement. Okay, so what is romum? It is the risk of material misstatement. Material misstatement होने के chances in the financial statement is romum. ओके, चलिए साहब, अब बात करते हैं सर IR, CR और DR के बारे में थोड़ा डिटेल में कि कैसे काम करते हैं. सो IR क्या है? सिंपल सी बात है कि भाई इनहेरेंट रिस्क बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस जो है सर उसे हम बोलते हैं IR, राइट? IR है रिस्क, किस चीज का रिस्क? एरर का, ओमिशन का, राइट? बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इट इज द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेरे बिजनेस का नेचर ऐसा है. ओके, अब देखिए कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अपने अंदर इंक्लूड करती है, तो मैं बोलूंगा साहब कि भाई वो जो रिस्क है दैट इज एन इनहेरेंट रिस्क. कैश आपके पास पड़ा है, वो सर उसमें हमेशा चोरी होने के ज्यादा चांसेस हैं, मैं बोलूंगा सर उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क जो है वो ज्यादा है, राइट? देन कमिंग टू कंट्रोल रिस्क. व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? सो कंट्रोल रिस्क तो बहुत आसान है समझने के लिए. कंट्रोल रिस्क ये है कि आपका इंटरनल कंट्रोल फेल होने के चांस, वेरी सिंपल. या तो आईसी मिसिंग है, या आईसी ऑपरेट ही नहीं कर रहा, या फिर सर आईसी के डिजाइनिंग में जो है वो कुछ गड़बड़ है, राइट? या तो आईसी मिसिंग है, या आईसी ऑपरेट ही नहीं कर रहा इफेक्टिवली, या फिर आईसी की डिजाइनिंग में जो है वो कुछ फ्लॉ है. ओके, सो बेसिकली इस बात का चांस कि मिसस्टेटमेंट जो है वो हो सकती है एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और उसे हमारा आईसी प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पाएगा, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क. ओके, हाँ जी, इसे हम क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी. कंट्रोल रिस्क. अच्छा जी, देन उसके बाद आगे चलते हैं, डिटेक्शन रिस्क पे चर्चा करते हैं कि डिटेक्शन रिस्क क्या है. डिटेक्शन रिस्क ये है कि भाई ऑडिटर जो अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, ऑडिटर जो अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. ऑडिटर जो अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. इस बात के चांसेस को हम लोग बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क. ओके, प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स. और ऑडिटर इस रिस्क को याद रखिएगा कंट्रोल कर सकता है. ऑडिटर IR CR को असेस कर सकता है, लेकिन सर वो डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल कर सकता है. अब जरा एक बात ध्यान से सुनिए, हम लोग ऐसे 315 की जो बात करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. हम बेसिकली उस एस्से में क्या बोलते हैं? हम उस एस्से में यही तो बोलते हैं, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. प्लीज गो आइडेंटिफाई एंड असेस द IR एंड CR. बिकॉज रोमम को जब हम खोल देते हैं तो IR और CR तो निकलता है उसके अंदर से. और देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट through understanding the entity. What we will know after understanding the entity? IR, entity and its environment. एंटिटी और उसके माहौल को समझ के हमें उसके IR पता चलेंगे, और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझ के हमें उससे CR पता चलेंगे, और इन IR CR को फिर हम ऐसे 330 में रिस्पॉन्स देते हैं. ओके, आई होप ये बात समझ आई. ग्रेट, चलिए जी, तो अब चलते हैं सर और आगे और देखने की कोशिश करते हैं. रोमम सर हमारा जो है 2 लेवल पे होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, एक असर्शन लेवल पे. अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की, तो बहुत सिंपल है सर. रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट दैट रिलेट परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इफेक्ट मेनी असर्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, या सिंपली स्पीकिंग एंड इफेक्ट मेनी असर्शंस. सो सर जो परवेसिवली है, परवेसिव का मीनिंग मैंने आपको एक एपिसोड में सिखा दिया था बहुत अच्छे तरीके से. तो जब सर हमारा रोमम ऐसा हो जो परवेसिव इन नेचर हो और बहुत सारी असर्शंस पे एक साथ इंपैक्ट डाल रहा हो, उसे हम बोलते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रोमम एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. और फिर रोमम जो है हमारा असर्शन लेवल पे भी हो सकता है, राइट? और देखिए अगर मैं बात करता हूं असर्शन पे हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा रोमम जो है हमारा असर्शन लेवल पे भी हो सकता है. रोमम ट्रांजैक्शंस के अंदर भी किसी असर्शन पे हो सकता है, अकाउंट बैलेंस की किसी असर्शन पे हो सकता है, डिस्क्लोजर की किसी असर्शन पे हो सकता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अकाउंट बैलेंस की बात करता हूं, वहां पे आपके पास 4 असर्शन आती है. अगर भी आपको असर्शन नहीं पता है तो अगली रिवीजन क्लिप या जब भी रिवीजन क्लिप आएगी वो देख लीजिएगा. बट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप असर्शन का मतलब आपको पता है क्योंकि आपने ऑडिट पहले पढ़ा हुआ है. बाई चांस नहीं पता है तो अगली क्लिप्स में आपको क्लियर हो जाएगा. अकाउंट बैलेंस को लेकर हमारे पास 4 मेजर असर्शन होती है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसके बाद कंप्लीटनेस एंड देन वैल्यूएशन. तो इसमें से किसी के अंदर भी रिस्क हो सकता है एसेट की एग्जिस्टेंस को लेके, एसेट की एग्जिस्टेंस को लेके जो है वो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट. तो हम उससे बोलेंगे दिस इज द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल. ओके, बोलिए. अच्छा जी, नाउ प्लीज पे अटेंशन. रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जब हम असर्शन लेवल पे असेस करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? बहुत ध्यान सुनिएगा.
रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट जब हम असर्शन लेवल पे असेस करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? तो हमारा टारगेट होता है कि साहब हम लोगों ने नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग जो है वो डिसाइड करनी है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की। जब हम रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट को असर्शन लेवल पे असेस करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है कि हमें नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग डिसाइड करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाएं, और फाइनली ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेस पे अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस कर पाएं। ओके, बोलिए। और अल्टीमेटली अपना रिस्क जो है वो हम ऑडिटर्स जो हम रिड्यूस कर पाए। अच्छा, एक बात, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क को असेस करते हैं तो हम ओवरऑल रिस्पांस पे चेंज लेके आते हैं। ओवरऑल रिस्पांस क्या? हम अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं या नहीं है, राइट? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी रिस्क हो सकता है, असेशन लेवल पे भी रिस्क हो सकता है। असेशन लेवल के रिस्क से हमें एफएपी यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, एक्सटेंट एंड टाइम पता चलता है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जब रिस्क होता है साहब, तो हमें वहां से जो है हम वहां से अपना फिर ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो चेंज करते हैं ऑडिटिंग में लाके, अपना मतलब ऑडिटिंग में अपना ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो फिर चेंज करते हैं। अच्छा जी, नाउ इंटर रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। सो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हम सबको पता है, डिटेक्शन रिस्क एंड रोमम के बीच में। और जब मैं डिटेक्शन रिस्क और रोमम बोलता हूं तो आप उसको ऐसे ही समझिए कि डिटेक्शन रिस्क एंड कंबाइन लेवल ऑफ आईआर एंड सीआर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट? इसका मतलब अगर रोमम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है तो डीआर ऑडिटर को कम रखना चाहिए। अगर रोमम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है, रोमम को तो ऑडिटर कंट्रोल नहीं कर सकता, डीआर को तो कर सकता है, तो डीआर हम कम लेके आएंगे, कम से कम लेके आएंगे, राइट? तो जितना ज्यादा रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ऑडिटर को लगता है कि है, ऑडिटर सर उतना ही डिटेक्शन रिस्क कम एक्सेप्ट करने को तैयार होगा, और इससे ऑडिटर को काम ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो जब भी आपका आईआर और सीआर ज्यादा है, याद रखिएगा आपका एक्सेप्टेबल डिटेक्शन रिस्क जो है वो इट शुड बी लो, एंड तभी सर ऑडिटर जो है अपनी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ले पाएगा, राइट? अच्छा, क्या सर हम डीआर क्या हम डीआर बिल्कुल ही मतलब 100% छोड़ सकते हैं? मतलब डीआर को सर हमने देखा आईआरसीआर बहुत स्ट्रांग है, तो क्या करें हम लोग? तो क्या सर हम लोग आगे काम ही ना करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कभी भी आईआर और सीआर इतने लो नहीं हो सकते कि सर हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर ही ना करें, राइट? अच्छा जी, इसमें गाइस बार बार ऑडिट में 3 वर्ड्स आते हैं, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग। तो नेचर बेसिकली टाइप ऑफ प्रोसीजर की बात चल रही होती है, कंट्रोल टेस्टिंग करें, सब्सटैंटिव करें। एक्सटेंट की बात होती है तो सर कितना काम करे, ज़्यादा काम करे, कम काम करे, सैंपल साइज वगैरह। और टाइमिंग की जब बात होती है तो टाइमिंग का मतलब सर इंटरिम पीरियड की चीज़ें चेक कर लें। अगर सर रोमम कम है तो इंटरिम पीरियड की चीज़ें चेक करके भी काम चल सकता है, और अगर रोमम ज़्यादा है तो सर हमें ईयर एंड की ट्रांजैक्शन जो है वो ज़रूर 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 चेक करनी पड़ेंगी, राइट? काफ़ी सारा हमारा जो है डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद भी मैंने क्लास में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन किया था, वो अभी आपके लिए यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं यहाँ पे ऑडिट रिस्क के बारे में। ओके, याद रखिएगा, हम एंटिटी और एनवायरनमेंट को क्यों समझते हैं? इनहेरेंट रिस्क को समझने के लिए। और एंटिटी और एनवायरनमेंट को हम समझते कैसे हैं? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ऑब्टेन करके। हम आईसी को क्यों समझते हैं? कंट्रोल रिस्क को असेस करने के लिए। और आईसी को हम कैसे समझते हैं? वॉक थ्रू से। वॉक थ्रू की मैंने एक अच्छी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है सुप्रीति मैम के साथ। मैं कोशिश करूंगा वॉक थ्रू की एक पॉडकास्ट भी जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप गाइज आपने इस एपिसोड को भी इंजॉय किया तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, और मुझे ज़रूर 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 फीडबैक दीजिए, और ऐसे ही सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।